हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। और हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो उसका संबंध उत्तराखंड पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम से है। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का पॉइंट 1 डिस्कस किया था। आज देख लेते हैं कि जनरल स्टडीज़ का जो सेकंड पेपर है उसमें दूसरा पॉइंट कौन कौन सा है और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लंबा चौड़ा टॉपिक है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो आइए देखिए, दूसरा टॉपिक जो है वो है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। अर्थात संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। ये है टॉपिक नंबर 2 जीएस पेपर 2 का। ओके, तो देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें कवर्ड हैं। इसका जो मुख्य सार है वो क्या है? वो है आपका फेडरेशन का, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट से लेकर है, डिसेंट्रलाइजेशन से है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म से है। इस प्रकार की चीज़ों से है इस टॉपिक का मतलब। ठीक है, तो ज़रा पता लगाइए आप लोग कि क्या आपने प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान इन सब चीज़ों में से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं लेकिन कुछ चीज़ें कवर नहीं करी होंगी इस टॉपिक में प्री के दौरान। तो वो सारी चीज़ें अब आपको मेंस में कवर करनी है। इस टॉपिक से संबंधित स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में लगभग 24 से 25 पन्ने इसको समर्पित हैं। तो चाहें तो आप हमारा कंटेंट देख सकते हैं और बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको उस चीज़ से। तो आइए फटाफट देखते हैं कि इस वाले टॉपिक नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें हम लोग को कवर करनी होंगी। तो पहला टॉपिक निकल के आता है इसमें, वो है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। ठीक, आप जानते ही हैं कि केंद्र और राज्य के बीच की जो शक्ति का जो बंटवारा है उसी को हम क्या कहते हैं? फेडरेशन कहते हैं। ओके, तो इसके संबंध में आपको 7th शेड्यूल याद आ रहा होगा, 7वीं अनुसूची, और जिसका संबंध किससे? आर्टिकल 246 से है। इज स्ट्रक्चर्ड टू एलोकेट एंड डिमार्केट पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। आप लोगों ने प्री के दौरान पढ़ा होगा कि वी हैव अ रेफरेंस ऑफ 3 डिफरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये आप जानते ही हैं। तो यूनियन लिस्ट का संबंध किससे है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप जानते ही होंगे, जिसमें जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो ऐसे कितने विषय हैं? ओरिजिनली 97, इस समय 100 हैं। स्टेट में जो विषय शामिल हैं उनकी संख्या कितनी है? 66 है। और इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों को है। ठीक है, इसी प्रकार से एक समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही क्या है? कानून बनाने का अधिकार है। इसकी संख्या इस समय लगभग 52 के आसपास है। तो ये तो ओरिजिनली जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय की संबंधित चीज़ें हैं ये। आप चाहें तो इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इस समय कितने हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि विषय निर्धारित हैं, राज्य सरकार की भी भूमिका है, यूनियन गवर्नमेंट की तो खैर है ही। ओके, बाद में फिर हम देखते हैं कि कैसे पंचायत और लोकल बॉडीज़ यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आप जानते हैं। तो इससे संबंधित और भी कुछ चीज़ें हैं जो अमेंडमेंट समय समय पर हुए हैं, वे उसको भी आप देख कर जाइएगा। तो मेरी सलाह ये है कि जितने भी अमेंडमेंट समय समय पर हुए हैं उनके क्या क्या प्रोविजंस थे उसको भी एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, उसका संबंध इन शेड्यूल नंबर 7 से है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, और इसी तरीके से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का। हम चाहते हैं कि आपकी जो समझ है इन सब चीज़ों में थोड़ी गहरी हो, और आप लोग क्या कर सकते हैं, जो अभी आजकल यूपीएससी के पेपर चल रहे हैं उसमें से आप क्वेश्चन उठाकर देखिए कि इन टॉपिक्स से क्या क्वेश्चन बनाया है आयोग ने। ठीक है, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। सिलेबस क्योंकि सेम है, बिल्कुल हूबहू वही है, तो संभवतः राज्य लोक सेवा आयोग भी उस प्रकार के ही क्वेश्चन बना सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखने जैसी हैं। और क्या देखने जैसा है? देखिए,
तो जब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। संविधान के अनुसार वी हैव अ टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज यूनियन गवर्नमेंट एंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट, राइट? ये बात आपको पता ही है। स्टेट गवर्नमेंट को भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उस राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही उसके कानून लागू होंगे, ठीक है? उत्तर प्रदेश का विधानसभा अगर कोई लॉ पास करती है तो वो उत्तर प्रदेश में लागू होगा, उत्तराखंड की विधानसभा पास करती है तो उत्तराखंड के अंदर लागू होगा। ये सब आप हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो फेडरेशन के फीचर्स अगर एग्जाम में पूछने को आ गए तो उसमें कई सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, जैसे कि ड्युअल पॉलिटी, ठीक है, जिसमें क्या देखेंगे आप, केंद्र और राज्य की अपनी अपनी सरकारें हैं जो संविधान के फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करती हैं, ठीक है? डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, इनके मध्य जो है वो विधायी शक्ति का भी विभाजन हुआ है, ठीक है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों ही संस्थाएं अर्थात यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी चीज संविधान का उल्लंघन ना कर रही हो, जिसके लिए आपको जानते ही हैं कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कोई ऐसा लॉ पास तो नहीं हो गया है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, ठीक है? तो सारी व्यवस्था संविधान में पूरी अच्छी तरीके से की गई है। तो इन सब का काम क्या है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, इनको ये सुनिश्चित करना है कि संविधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो रहा हो, ना ही उसका अतिक्रमण हो रहा हो। तो फेडरेशन के संबंध में जब आप जानकारी लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो तमाम चीज़ें आपको पता चलती हैं, लेकिन साथ में आपको ये भी पता चल रहा होता है कि बात तो फेडरेशन की है, लेकिन क्या इस मामले में केंद्र ज़्यादा हावी नज़र नहीं आता? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आता है। फेडरेशन इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स, अगर हम देखें पावर्स, तो वो किसकी तरफ झुकी हुई नज़र आती है? केंद्र की तरफ झुकी हुई नज़र आती है, और वो होना जरूरी भी है, ठीक है? यूनियन लिस्ट में देखिए 100 विषय दिए गए हैं, क्या बनाने के लिए? कानून बनाने के लिए, जबकि राज्य सूची में इन विषयों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, देश दुनिया के प्रतिनिधित्व अगर करेगा तो भारत सरकार करेगी ना, राज्य सरकार थोड़ी करेगी। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र को ही होगा। तो ठीक है, ये जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि केंद्र हावी भी रहता है, तो इससे कि स्टेट की जो ऑटोनॉमी है उस पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। तो सवाल उठते हैं कि क्या दोनों में बैलेंस बनाने की जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसके संबंध में कई सारे आयोग भी बने कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध काफ़ी अच्छे रहें, काफ़ी मतलब कोऑर्डिनेशन उनका अच्छा रहे, तो उसके बारे में पता चलेगा। अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेजिडुअल पावर है, जिस पर राज्य सरकार को कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, अर्थात वे शक्तियां जिनका उल्लेख इन 3 लिस्ट में नहीं है, और इसके अतिरिक्त अगर कानून बनाने की कभी आवश्यकता पड़ेगी तो किसके लॉ काम करेंगे? पार्लियामेंट के। इमरजेंसी पावर में आप देखते ही हैं कि किस तरीके से केंद्र को ज़्यादा शक्तियां प्रदान करी गई है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बना देती हैं, ठीक? और भी कई सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ गवर्नर इन द स्टेट, वो हम कह सकते हैं कि वो केंद्र सरकार का नुमाइंदा है, जो हर राज्य में उसकी नियुक्ति करी गई है। मतलब गवर्नर इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय व्हाट? सेंटर, दैट इज प्रेसिडेंट। ओके, तो उसकी मौजूदगी बता रही है कि उनका दखल वहाँ भी मौजूद है। अगर यहाँ पर संवैधानिक संकट क्रिएट होता है तो गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर इसकी सूचना देगा केंद्र को, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन तक लगाया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पर गवर्नर के रोल को भी समझना काफ़ी जरूरी होगा, तो प्लीज़ उसको भी आप लोग देखिएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? इनफैक्ट आप जानते ही हैं। अच्छा, केंद्र और राज्य के मध्य कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए क्या कई संस्थाएं बनाई गई हैं? तो आपको नाम मिलेगा किसका? इंटर स्टेट काउंसिल का, जिसका उल्लेख आर्टिकल 263 में है। इसमें 263 में है। ओके, इंटर स्टेट काउंसिल के क्या फंक्शंस हैं, कब इसका गठन किया गया था, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको इंटर स्टेट काउंसिल वाले टॉपिक में पढ़ने को मिलेगी। अच्छा जी, और एनहांसिंग द फिस्कल फेडरलिज्म एंड रिफॉर्मिंग द रोल ऑफ गवर्नर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर विच नीड टू बी डन फॉर
फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग या बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसके बारे में भी जरा पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि 50 वर्ड्स में ही क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म से आपका क्या तात्पर्य है, गवर्नर का रोल पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अर्थात सहयोगी जो वो है संघीय, वो क्या चीज़ होती है, और एनकरेजिंग व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देंगे, उसको एनकरेज करेंगे, तो क्या हो सकता है, तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो स्मूथली और बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। तो क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए गए हैं? इसका जवाब भी है हाँ, लेकिन काफ़ी लेट शुरू हुआ। तो अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए डिसेंट्रलाइजेशन का, तो आपको पता चलता है कि सर्वोच्च शक्ति तो चलिए यूनियन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है स्टेट्स का, राज्य सरकारों का। उसके बाद आपको पता चलता है पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि नगर निकाय पता चलते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल निकल के आ रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन का। इससे क्या होगा कि शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन सही ढंग से काम करे, इसको भी सुनिश्चित करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सभी कॉन्सेप्ट को ज़रा सही से समझिएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, फिस्कल फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड द रोल ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो हो सके तो इस सेकंड टॉपिक को ज़रा ध्यान से, है ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहूँगा कि इसको कंसंट्रेट होकर आप पढ़िएगा इसको। ठीक है, अगला देखते हैं क्या इसमें। अच्छा, फेडरेशन या फेडरलिज्म को और मजबूत बनाने के लिए क्या कोई आयोग भी गठित किए गए हैं अब तक? तो आपको पता चलता है कि कई आयोग गठित किए गए हैं। तो आप पढ़िएगा क्या, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब बना था, इसके बारे में। मैंने इसकी डिटेल यहाँ पे नहीं लिखी है, वो आपको पढ़नी होगी। हमारे कंटेंट में ये सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। ओके, इसी प्रकार से सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब बना, उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी। सरकारी आयोग आप जानते ही हैं, का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से है। कब गठित किया गया था? 1983 में किया गया था। क्या उसकी सलाह थी, उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को आ सकता है। और यकीन मानिए ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ने बैठेंगे ना इसको हमारे कंटेंट से, तो पढ़ के तुरंत समझ में आने लग जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सीधे और साफ शब्दों में लिखा हुआ है। कोशिश करेगा कि इसकी थीम क्या है, जो इसकी जो बॉटम लाइन है वो समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, इसी तरीके से पुंछी आयोग का संबंध किस चीज़ से है, उसका संबंध भी किससे है? केंद्र और राज्य के संबंधों से है। कब गठित किया गया था? 2007। और उसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर और डिटेल में दिया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, कि क्या होनी चाहिए? एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए टू वर्क टुगेदर टू अचीव व्हाट? नेशनल गोल्स। ठीक, अगर ये तीनों संस्थाएं मिलकर सही ढंग से काम करें, कोलैबोरेट करके, तो हम राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं? फ्रेम कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है आ जाए, तैयार रहिएगा। ठीक है, इस चीज़ के लिए एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जीएसटी, योजना आयोग के बाद नीति आयोग आया था। तो एक प्रकार से किसका उदाहरण है ये डिसेंट्रलाइजेशन को ही बढ़ावा दे रहा है। इनका ये मानना था कि जो योजना आयोग है वो टॉप टू बॉटम है और नीति आयोग कैसा है? बॉटम टू टॉप है। राज्य, जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जो हैं उनके भी रोल को सुनिश्चित किया गया है नीति आयोग में, जो योजना आयोग से इसको अलग करता है कुछ मायनों में। ठीक है, इसी प्रकार से इंटरस्टेट काउंसिल, बार बार शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये क्या होता है? ये भी एक कीवर्ड है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म? यानी कि प्रतिस्पर्धा जो है केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, क्या उसकी भी आवश्यकता है? तो उसका जवाब है हाँ है, ताकि आप एक दूसरे से क्या कर सकें? कंपीट कर सकें, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। ओके, अगर प्रतिस्पर्धा की भावना रहेगी केंद्र और राज्य के बीच में,
तो इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा कि आप अपने आप को और एनहांस करते हैं इस चीज़ को लेकर। ओके, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे कई राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 की रैंकिंग में है, कौन से राज्य इसमें पिछड़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों को पूरा पूरा मौका है अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने का, राइट। स्वच्छ भारत अभियान में राज्य की भूमिका भी है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आप जानते ही हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम आपको पता ही होगा। इसी तरीके से उत्तराखंड का 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये सारे कुछ एस्पिरेशनल प्रोग्राम हैं जो प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाते हैं और अपने आप को और बेहतर और एनहांस, और कई सारी ऐसी योजनाएं जो आकर्षित करती हैं उसमें क्या करते हैं, अपना रोल निभाते हैं। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक ज़माना था, हम कह सकते हैं कि जहां पर कोई भी निवेशक निवेश करना नहीं चाहता था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के युग ने कई चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर दी हैं, ठीक है। संभावनाएं, अपार संभावनाएं मौजूद हैं कहीं भी। तो इसमें उत्तर प्रदेश हम देखते हैं कि कई सारे इन्वेस्टर्स यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यूपी अपना अच्छा परफॉर्म करेगा। नीति आयोग के अपने क्या है, कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि आती नहीं, कई सारे इंडेक्सेस, उसमें किस राज्य ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो परफॉर्मिंग इंडेक्सेस हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किस चीज़ को, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। डोंट यू थिंक दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी प्रकार से हम देखते हैं पंचायती राज सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक। आप भली भांति इस चीज़ से परिचित होंगे कि पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख पहले तो आर्टिकल 40 में डीपीएसपी के रूप में था, फिर 1993 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक नया पार्ट ऐड किया गया, 11th पार्ट, याद आ रहा है आपको, ठीक है। और कैसे पंचायती राज सिस्टम को कुल 29 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर दिए गए कि ये ग्राम स्तर पर क्या कर सकते हैं, इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। तो कौन कौन सी ग्राम पंचायतें किस प्रकार से काम कर रही हैं, इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसी प्रकार से उसी वर्ष 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया और हम देख सकते हैं कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय की स्थापना हुई है। तो इसके संबंध में भी आप चीज़ें पढ़ के जा सकते हैं कि किस प्रकार से ये इवोल्यूशन इसका हुआ है। हालांकि इसका इवोल्यूशन हम देखते हैं कि वो इट डेट्स बैक टू ब्रिटिश पीरियड, कि मद्रास में सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना था। हालांकि हिस्ट्री में भी इस अगर हम जाएँ तो चोला एम्पायर में आप देखेंगे कि इस प्रकार के सिस्टम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं, ठीक है। तो इसकी बारे में भी आप ने पहले पढ़ चुके हैं प्री के एग्जाम के दौरान, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अप्रोच बदलनी पड़ती है। इनसे संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या मुद्दे हैं वे पढ़ने होंगे, और किस प्रकार से हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को और भी अधिक क्या कर सकते हैं, मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक नंबर पॉइंट नंबर 2 में रहेंगे आपके जीएस के पेपर नंबर 2 में। ओके, तो कोशिश करिएगा कि आप इन सब टॉपिक्स को कंप्लीट करें जो जो आपको मैंने यहाँ पर बताया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन मान के चलिए, या तो 100 वर्ड में या 150 वर्ड में, यहाँ से डायरेक्टली आपको मिलने वाला है। कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको बताए ही हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, और आपका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी किसको कहते हैं, और जीएसटी, नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, और जो कमीशंस बने थे समय समय पर उनकी रिकमेंडेशंस। व्हाट डू मीन बाय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें आप अगर एक क्वेश्चन सच में आ ही जाता है मान लीजिए, तो आप इस तरीके से एरो बनाकर भी आंसर को दर्शा सकते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको इसमें। कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है साथ काम करने की, जिससे कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो ये सारे कुछ अहम टॉपिक्स हैं पॉइंट नंबर 2 में GS2 के। ओके, हाल ही में पेपर हुआ ही है यूपीएससी का, एक बार उसको भी मॉडल पेपर के रूप में देखिए और कुछ क्वेश्चंस उसी में से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और हमारी टीम को भेजिए, आपको उसका फीडबैक भी मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए और आंसर राइटिंग जारी रखिए।
थैंक यू सो मच।